हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए 2024 में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं आपकी कंप्लीट जो है प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ और करवाऊँगा भी, जो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था। तो अब से जो है वीडियोस रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे 2024 बैच के लिए। अभी तक कुछ आपकी काउंसलिंग चल रही थी और थोड़ा मैं भी बिजी था, तो इस वजह से अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन आपसे जो है रेगुलर और कंटिन्यू वीडियो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो तब तक वीडियोज़ आएंगी। और अब देखो एनसीईआरटी के जितने चैप्टर होते हैं, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ जो है साइंटिस्ट के नाम दिए गए होते हैं। तो कभी कभी उन साइंटिस्ट के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर होती हैं ख़ास। तो जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर की शुरुआत में जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं कौन से हैं? अर्नेस्ट मेयर। कौन से हैं? अर्नेस्ट मेयर। तो इनसे कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको जान लेना है यहाँ पे। तो इसमें जो पहला आपको चीज़ याद रखने वाली बात है इनसे रिलेटेड, वो है क्या है? द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। जो अर्नेस्ट मेयर थे इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। तो और उसके बाद एक और इनसे रिलेटेड चीज़ आपको जान लेना है। इसमें लिखा है कि ही आल्सो पायोनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो करेंटली जो डेफिनेशन एक्सेप्टेड है वो इन्होंने ही दिया था। तो इनसे बस आपको यहाँ पे इतना ही जानना है, बाकी आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आपको ये जानना है, जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो इसमें लिखा है कि वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। तो इस चैप्टर में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि लिविंग क्या है। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग में देखो बाकी तो बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास और जो इंक्रीज इन नंबर होता है, ये इंडिविजुअल दो अलग अलग जो होते हैं, ट्विन मतलब जुड़वे लक्षण हैं ग्रोथ के। तो जो भी बच्चे देखो हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं यहाँ पे जो कुछ जैसे इंग्लिश है जो टफ़ है काफ़ी, जो जिसका मतलब आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उसकी हिंदी भी बताते चलूँगा आपको। तो जितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको भी आई थिंक दिक्कत नहीं होने वाली है। आप प्रयास करो, आपको इंग्लिश जो है समझ में आने लगेगी, डोंट वरी। उसके बाद देखते हैं, इसमें लिखा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसमें बोल रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो हायर एनिमल और प्लांट होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होता है अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग अलग। उसके बाद लिखा है कि वो बोल रहा है कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ। क्या मतलब, जैसे अगर किसी का बॉडी मास बढ़ रहा है, क्या उसे आप ग्रोथ कंसिडर करोगे? जैसे नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें उनका भी जो मास है इंक्रीज होता है। जैसे माउंटेन्स होते हैं, जो बर्डर्स होते हैं, उनमें भी मतलब, या फिर जो रेगिस्तान में टीले होते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें क्या होता है, डिपोजिशंस होता रहता है मिट्टी या फिर सैंड का, तो उनका क्या होता है, मास जो है बढ़ता है। तो क्या उनमें फिर इसका मतलब कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें फिर आगे लिखा है कि हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है कहाँ पे होता है? इनसाइड होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो ग्रोथ होता है वो आउटसाइड होता है, मतलब कि बॉडी के बाहर उनका जो डिपोजिशंस होता है मास का। और जो लिविंग होते हैं उनमें क्या होता है? इनसाइड होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन है या एक कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब महत्वपूर्ण लक्षण है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर ऑफ दोज पेरेंट्स। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने पेरेंट्स से सिमिलर जो है, मिलते जुलते फीचर्स जैसे ऑफ स्प्रिंग बने बच्चे पैदा करना।
इसमें आपको देखो ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें बोला है कि फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू रिप्रोडक्शन बाय मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो फंजाई होते हैं, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, जो ईस्ट और हाइड्रा होता है उनमें बडिंग के थ्रू होता है। प्लेनेरिया जो होता है इसको फ्लैट वार्म के नाम से जानते हैं। वी ऑब्जर्व ट्रू रिजनरेशन, तो जो प्लेनेरिया होता है इसमें क्या होता है, ट्रू रिजनरेशन पाया जाता है। या क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना, क्या क्या फंजाई में कैसे स्पोर्ट्स होते हैं, और ईस्ट और हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनेरिया को ट्रू इसे बोलते में क्या है, ट्रू रिजनरेशन होता है। तो ये कई बार पूछा गया, इसको याद रखना। उसके बाद फिर बोला है फंजाई द फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मासेस इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो फंजाई और जो फिलामेंटस एल्गी है इनमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। इसमें आपको फ्रेगमेंटेशन याद रखना है कि जो फंजाई और फिलामेंटस एल्गी होता है इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है मल्टीप्लाई करते हैं किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। उसके बाद फिर यहाँ पे है कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और एमीबा, तो रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिमस विथ ग्रोथ। जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा, तो जो रिप्रोडक्शन होता है ग्रोथ, ये एक ही चीज़ होते हैं। मतलब कि जब ये अगर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं कि मतलब इनका ग्रोथ हो रहा है, और ग्रोथ का ही मतलब इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन। अभी हमने इससे ऊपर पढ़ा था कि मतलब जो हायर प्लांट या फिर एनिमल होते हैं उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो इनमें क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये चीज़ें सेम ही होती है। मतलब कि अगर उनमें ग्रोथ हो रहा है फिर उसका मतलब होता है कि उनमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी उनमें हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि दोनों क्या होते हैं, इवेंट सेम होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर लिखा है कि फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे क्या क्या, म्यूल हो गया, स्टेराइल हो गया, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। जो मतलब म्यूल होते हैं, मतलब आप खच्चर समझ सकते हो, स्टेराइल वर्कर बी जो होते हैं, और जो भी मतलब इनफर्टाइल मतलब ऐसे कपल, ह्यूमन कपल जो बच्चे पैदा ना कर सके, वो चाहे कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बाय क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक्सेप्शंस पाए जा रहे हैं। अब हम कुछ और भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया। तो मेटाबॉलिज्म देखते हैं पहले। अब सबसे पहले यहाँ पे मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक में आपको जानना है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब के सम को, मतलब उन सब के टोटल को क्या जोड़ के क्या बोलते हैं, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो जो भी मतलब ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो बॉडी के आउटसाइड होते हैं उनको आप इसमें कंसिडर नहीं करोगे मेटाबॉलिज्म में। तो ये भी लाइन आपको ध्यान रखनी, कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। उसके बाद बोला है कि हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो जो सेल मतलब कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यह एक डिफाइनिंग फीचर है। और यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखना कि हेंस मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है किसी, क्या है, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या है, मेटाबॉलिज्म पाई जाती है, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं पाई जाती। तो इसलिए क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर हुआ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद फिर बात करते हैं, नीचे आप लिखा है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सेल मतलब जैसे हम लोग की जो बॉडी है किससे बनी होती है, सेल से बनी। तो सेल से क्या टिश्यू बनता है। तो अगर जिनमें सेल पाई जाती है इसका मतलब कि क्या है, वो लिविंग है और वो एक डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर सेल है तो मतलब लिविंग है वो।
The most obvious and technically complicated feature of all living organism is ability to sense their surrounding of environment. जो मतलब सबसे मोस्ट जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका यह है कि वो अपने आसपास के जो भी सराउंडिंग है उसको सेंस कर सकता है, मतलब उसको महसूस कर सकता है, जबकि नॉन लिविंग जो है अपने आसपास की चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता है। एंड रिस्पॉन्ड टू दियर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, और जो इन्वायरमेंट में जो भी अगर कुछ भी इसका स्टिमुलाई मिल रही है तो उसके अगेंस्ट वो रिएक्ट करेगा। जैसे अगर हमें ही है, हमें अगर कोई ऐसे कुछ भी अगर हार्म पहुंचाता है तो हम उसके अगेंस्ट अपना रिएक्शन दिखाते हैं। तो वहाँ से या तो फिर अगर कुछ हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो वहाँ से अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। तो यही हुआ क्या है, स्टिमुलाई। हमें क्या हुआ, हमें एहसास हुआ कि हमारा हाथ वहाँ अगर रखूँगा जल जाएगा, तो अपने हाथ को हम तुरंत हटा लेते हैं क्योंकि हमने सेंस किया चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट। प्लांट भी जो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए मतलब वो भी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। उसके बाद है फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड का मतलब कि जैसे दिन रात जैसे हुआ, ये भी जो चीज़ें होती हैं सीजनल ब्रीडर, मतलब कि ऐसे ब्रीडर जो कुछ पर्टिकुलर एक सीजन में ब्रीड करते हैं, उनमें क्या होता है, फोटो पीरियड जो होता है अफेक्ट करता है बोथ प्लांट एंड एनिमल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। All organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware to their surrounding. Human being is the only organism who is aware himself. ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ऐसा एक इकलौता जो कह सकते हैं कि क्रिएचर है यूनिवर्स में जो अपने आप को मतलब खुद से अवेयर है चीज़ों को लेकर के। इसलिए क्या है पाया जाता है इसमें, क्या ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियस की प्रॉपर्टी जो होती है पाई जाती है। ठीक है, और बाकी और किसी चीज़ में जो और किसी में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हमें इस चीज़ के लिए अपने भगवान को या गॉड को, अल्लाह को, सबको शुक्रिया करना चाहिए कि हमें कम से कम हम ऐसे हमें बनाया है कि हम खुद से अपना जो भला बुरा है चीज़ों को सोच सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि चीज़ों को जो एक तरह से कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस का मतलब हिंदी में समझाऊँ तो चेतना जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। बाकी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको उतना ध्यान नहीं रखना, बाकी एक बार आप इसकी रीडिंग खुद से कर लेना। तो इसमें और बाकी इंपॉर्टेंट क्या है आपको दिखाता हूँ। अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि एक लाइन जो है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको याद रखना है कि कितने स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब्ड हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ये जो मतलब विभिन्नता पाई जाती है हमारे यूनिवर्स में, हमारे इन्वायरमेंट में, इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा, एक नाम सुना होगा, कई आपने जो भी एग्ज़ाम्स दिया होगा उसमें ICBN ICJDN पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, B फॉर बॉटेनिकल याद कर लो यहाँ पे। और इसका क्या ICJDN का क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ। इसमें बॉटेनिकल में क्या होता है, यहाँ पे फॉर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर कहाँ पे, ऑफ कहाँ है, और ये यहाँ पे क्या है, ऑफ है, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे फॉर। तो फॉर और ऑफ में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना कि जो जूलॉजिकल है, जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, इसमें फॉर है ICJDN में, सॉरी इसमें ऑफ है, और जो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर है इसमें फॉर का यूज किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। इसमें लिखा है कि ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। जो भी मतलब जैसे जो एक बार आपको पैराग्राफ समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड साइंटिफिक नेम। जो भी मतलब ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो, एक होता है साइंटिफिक नेम होता है। तो साइंटिफिक नेम इसलिए हम रखते हैं क्योंकि जैसे हम इंडिया में हैं, कोई अगला बंदा चाइना में है, हम मान लो जैसे गाय है, हम गाय को हम गाय कहते हैं, चाइना में उसे कुछ और कहते होंगे, जापान में कुछ और, अमेरिका में कुछ और। तो वो जो लोकेशन टू लोकेशन जो चीज़ें वेरी कर रही हैं, अगर ये चीज़ें कोई एक ऐसा हम सारे साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि हम कुछ ऐसा इस चीज़ का नाम रखते हैं जिससे ये जो कोई मतलब लैंग्वेज बैरियर की जो दिक्कत है वो ना हो, और एक चीज़ को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए।
तो इसलिए इस चीज़ को इसे इन्वेंट किया गया। फिर वही बोल रहा है कि ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। तो जो भी मतलब ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, इसमें जब हम नाम रखते हैं इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, जेनरिक नेम होता है एंड स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो नाम, ये जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट से जो हम नाम रखते हैं, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम था, इसको किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है, क्या, साइंटिस्ट का नाम रखना है। और पहला जो नेम होता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में, जेनरिक नेम होता है। सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, मैंगीफेरा इंडिका। तो जो मैंगीफेरा है, इसमें जो मैंगीफेरा है क्या है, जेनरिक नेम है, और जो इंडिका है ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है यहाँ पे। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं आप कुछ भी ऐसे रख दो। तो इस रूल को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस रूल से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो जो पहला रूल क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। क्या बोल रहा है कि किस में होते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम होता है किस में, लैटिन लैंग्वेज में होता है, रिटन इन इटैलिक। जो नाम हो, बायोलॉजिकल जो नेम होता है लैटिन में लिखा होता है। कैसे, इटैलिक मतलब टेढ़ा होता है, इटैलिक ऐसे। और दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर ओरिजिन। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका क्या, पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में बोला है द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। तो जो पहला, जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में जो पहला नाम होता है क्या, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस। जबकि जो फर्स्ट वर्ड, जबकि जो सेकंड कंपोनेंट होता है क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट। जो सेकंड कंपोनेंट होता है क्या क्या वो रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट। उसके बाद बात करते हैं बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। जब इन, थर्ड पॉइंट क्या है, जब इन बायोलॉजिकल नेम को हम मतलब हैंड रिटन करते हैं, एक मिनट, जब क्या करते हैं, हैंड रिटन करते हैं, दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड। इनको क्या करना होता है, अंडरलाइंड करना होता है। एंड प्रिंटेड इन इटैलिक इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। तो जो ये इटैलिक में लिखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है कि इसका ये मतलब होता है कि इसकी जो ओरिजिन है क्या है, लैटिन है। ये तो हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो जो जीनस होता है, जीनस का जो स्टार्ट होता है किसका, कैपिटल लेटर में होता है। वाइल जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, तब सेकंड जो होता है स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, स्मॉल जो होती है वो स्मॉल लेटर में होती है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर ए स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन एज अ एब्रीवेटेड फॉर्म। तो जैसे जो मैंगीफेरा इंडिका है, इसका नाम जिस साइंटिस्ट ने रखा उसका नाम जो है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद रखते हैं। वो इटैलिक नहीं होता बल्कि सीधा होता है। वो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया कई बार एग्जाम्स में, इवन नीट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अभी 2019 या 20 का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि जो मतलब साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके जो साइंटिस्ट होता है उसका, अगर केवल आपसे बायोलॉजिकल नाम पूछा है तो उसका नाम से मैंगो का पूछा है तो मैंगीफेरा इंडिका तो होगा ही होगा। बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसमें अगर साइंटिस्ट का नाम भी उसमें अगर मेंशन है, तो आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें साइंटिस्ट का नेम लिखा हो। उसके बाद अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको अगर हम अपने सुविधा के अनुसार अगर हम उसको कैटेगराइज करें किसी ग्रुप में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बाकी बहुत चीज़ें लिखी हैं, बट आपको जो जो चीज़ें याद रखनी मैं उसको हाईलाइट कर दिया हूँ, बस आपको उतना ही चीज़ें ध्यान रखना है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज टैक्सा, हियर यू मस्ट रिकोगनाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। तो टैक्सा होती है, टैक्सा को हम इंडिकेट करते किधर, बहुत अलग अलग लेवल पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या जानना है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन
ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो क्या क्या चीज़ें मतलब ध्यान में रख के जो टैक्सोनॉमी बनाई गई है स्टडीज़ को, क्या क्या ध्यान रख के की जाती है। पहला हो गया आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ क्या है, सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसेंशियल एंड फॉर्म और बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ध्यान में रख के टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की जाती हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के कौन कौन से जो हैं बेसिस हैं, तो पहला हो गया आपका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ये जो चार चीज़ें होती हैं एक टैक्सोनॉमी की क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। तो आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि से 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें एक ऑप्शन आपसे अलग पूछेगा बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी, तो उसमें एक अलग ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी बेसिक होती हैं, 4 चीज़ें, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। इसको आप चाहे जैसे याद करो, बट इसको आपको याद करना है। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जो सबसे पहला जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था यूज़ और डिसयूज के बेसिस पे था, तो आपको उसको उतना ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि सिस्टमैटिक्स को हमें पढ़ना है। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली interested is knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also the relationship among them. The branch of study was referred to as systematics. तो इन सब चीज़ों को जो इसमें हम स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद होता है क्या, लिनियस, सिस्टेमा नेचुरी। तो जो कैरोलस लिनियस थे, कैरोलस लिनियस की बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, भाई आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो कैरोलस लिनियस थे इनकी कौन सी बुक थी, तो कौन सी थी, सिस्टेमा नेचुरी थी। तो ये सब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं मतलब कि क्लासिफिकेशन और ये सब चीज़ें एक किस में पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। और क्या है, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो आपको इसको ध्यान रखना है। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो जो सिस्टमैटिक्स होता है, सिस्टमैटिक्स किसके बेसिस पे काम करता है, किस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे काम करता है। कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे कैसे, उसका विकास कैसे कैसे हुआ है, इसके बेसिस पे ये स्टडी करता है। उसके बाद अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो देखो जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, हायरार्ची स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके कहीं किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो पाता है। उसके बाद देखो फिर देखते हैं, इसमें लिखा है कि ईच कैटेगरी रेफर्ड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी रेफर्ड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उन सबको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ठीक है, तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगरी। जो ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगरी। उसके बाद फिर इसमें देखते हैं कि किंगडम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैड लेड टू द डेवलपमेंट कॉमन कैटेगरीज। तो जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती है उनमें कुछ हमें मतलब कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो उसमें कौन कौन सी हैं, किंगडम, फाइलम और डिवीज़न। देखो फाइलम और डिवीज़न एक ही चीज़ होता है, बस क्या होता है कि डिवीज़न जो होता है, डिवीज़न का हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए करते हैं। फाइलम जो होता है, फाइलम का यूज़ एनिमल्स के लिए करते हैं। अगर एनिमल्स को हम अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फाइलम होगा, फाइलम यूज करेंगे टर्म एनिमल के लिए, और जो डिवीज़न होगा वो प्लांट्स के लिए। उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो जो ऐसे आप इसको मतलब जो इसका असेंडिंग ऑर्डर है, स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, फिर आता है लास्ट में क्या, किंगडम। उसके बाद अब बात करते हैं स्पीसीज़ की। तो इसमें कुछ आपको दिया गया है कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज़।
तो आपको इस पे आपको पैराग्राफ में जो आपको ध्यान रखना है, जैसे लेटेस्ट स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, पोटैटो को बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा लियो जो होता है लायन का होता है। तो आपको कुछ ऐसे मतलब साइंटिफिक नेम है जो ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर बोला कि ईच जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, जो किसी मतलब ऐसे बोल रहा है कि कुछ ऐसे जीनस होते हैं, मतलब जीनस सेम होगा बट क्या होता है कि सेम जीनस के अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। इस लाइन का आपका जो ये लाइन दी गई है इसका मतलब यही होता है कि सेम जीनस के जो होता है अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि और किसके बेसिस पे होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, पैंथेरा लियो हो गया, अभी ऊपर हमने पढ़ा पैंथेरा लियो। तो वैसे टाइगर होता है, टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। उसके बाद जो अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं उसमें बोला कि पैंथेरा है ना, जैसे नाइग्राम हो गया, तो नाइग्राम एंड मेलोनजेना। तो सोलैनम तो आपका क्या हो गया, स्पेसीज हो गया, बट जो जैसे नाइग्राम हो गया और जो मेलोनजेना हो गया, तो ये सब क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट हैं। तो इसका यही मतलब था कि सेम जीनस के अलग अलग जो होते हैं स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं जीनस। तो जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अगर एक रिलेटेड ग्रुप है उसकी जो स्पीसीज होती है उसको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें लिखा है कि जीनस है सोलैनम, एंड लायन का क्या हो गया, पैंथेरा लियो हो गया, लेपर्ड का होता है पैंथेरा पैराडस होता है, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस होता है, पी फॉर क्या है, पैंथेरा, विथ सेवरल कॉमन फीचर्स एंड ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। ठीक है, तो आपको बस जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं बस आपको उसको याद रखना है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद करते हैं फैमिली के, तो फैमिली भी होता है और जीनस से आप जीनस से जो हायर कैटेगरी होती है क्या होती है, फैमिली होती है। तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। among plant for example 3 different genera सोलेनम पेट्यूनिया धतूरा आर प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी। तो जैसे सोलेनम हो गया, पेट्यूनिया, धतूरा, जो ये अलग अलग जो जनरा हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी से करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर भी देखो, इसमें जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस इन नंबर एज compared of different genera included in family. Plant families are like Convoluaceae, Solanaceae included है order Polymonials। तो जैसे Convoluaceae या Solanaceae जो फैमिली होती है इसको किस में इंक्लूड करते हैं, ऑर्डर Polymonials में। तो मतलब फैमिली से जो ऊपर की कैटेगरी हुई क्या हुई, वो ऑर्डर हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्लास का। तो जैसे हम मतलब कई सारे क्लास पढ़ते हैं, बट आपको इसमें दिया कि जैसे प्राइमेटा एक क्लास होता है, उसमें क्या क्या मंकी आता है, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब कौन से क्लास में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। मैमल्स जो होता है, मैमल्स भी आपका एक अलग जो क्लास होता है, कॉर्निवोरा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो होते हैं क्लास होते हैं। तो आपको इतना चीज़ें, इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद फाइलम। तो जो फाइलम देखो होता है, फाइलम इसको हम मतलब यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, और जो आपको डिवीज़न होता है, डिवीज़न आपको याद करते किस लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए, बस आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं किंगडम की। तो किंगडम जो होता है एक बहुत मतलब ब्रॉड कैटेगरी होता है, तो आप इसे कई सारे किंगडम पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी किंगडम की यहाँ पे बात है, ऐसे पढ़े हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये सब अलग अलग जो किंगडम होते हैं। तो आपको एक किंगडम जो होता है बहुत ब्रॉड कैटेगरी होता है, और यहाँ पे आपको क्या है, टैक्सोनॉमिक जो है कैटेगरीज आपको शो की गई हैं। पहले की सबसे जो लोअर कैटेगरी क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, SGFOCPK। एस फॉर हो गया स्पीसीज, जी फॉर जीनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, पी फॉर फाइलम एंड के फॉर किंगडम। और लास्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो मतलब यहाँ पे कॉमन नेम दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम दिया गया है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम डिवीज़न। तो ये सब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसको मैं डबल स्टार मार्क करता हूँ। आपको ये जो टेबल है आपको समझो कि एकदम आपकी टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है।
तो जो मैन होता है, मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है क्या होता है, होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई का होता है म्यूसिका डोमेस्टिका। मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। वीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद जीनस क्या होता है मैन का, होमो। इसका ये सब तो आप मतलब खुद से आप इतना मतलब कॉमन इसको आप देख लेना, याद कर लेना कि किसका जो जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास एंड फाइलम। तो मैन का जो जीनस होता है होमो होता है। हाउस फ्लाई क्या होता है म्यूसिका। मैंगो का मैंगीफेरा ट्रिटिकम। और इसमें आपको मतलब क्लास तो आप इसको याद कर लेना, क्योंकि क्लास भी कई बार पूछा जाता है, मैमेलिया, इंसेक्टा एंड और ये सब चीज़ें। ऑर्डर भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। फैमिली भी आप लोग इसको याद कर लेना, एंड किस फाइलम से बिलोंग करता है कौन सा। तो ये जो टेबल है इसको मैं डबल स्टार पहले मार्क कर दूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, आपके टिप पे होनी चाहिए टेबल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द upcoming videos. Thank you so much guys for watching this video.